अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज के कालचक्र के अंक में देखिए, ईरान में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्या संकेत मिल रहे हैं। क्या ये किसी बड़ी अनहोनी घटना का संकेत है? तो इसी पर ऑस्ट्रेलिया के साइकिक एक्सपर्ट क्रेग हैमिल्टन पार्कर ने एक नई भविष्यवाणी की है। तो प्रस्तुत अंक में हम इसी घटना का ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। क्रेग ईरानी राष्ट्रपति के इस तरह से हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे जाने को लेकर हतप्रभ हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस दुर्घटना के बाद संसार के मध्य पूर्व देशों में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जैसा कि अप्रैल में जब भारतीय नव संवत आरंभ हुआ था, तब उसी समय क्रेग ने भविष्यवाणी की थी कि ईरानी नेतृत्व पर एक आतंकवादी हमला होगा। लेकिन अभी ईरान की सरकार का ये कहना है कि ये एक दुर्घटना है और ये आतंकी वारदात नहीं है। लेकिन क्रेग ने ये बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा था कि ईरानी नेतृत्व पर एक आतंकी हमला होगा। ईरान के सरकारी सूत्रों के अनुसार ये हेलीकॉप्टर दुर्घटना मौसम के खराब होने के चलते हुई है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न क्रेग ये उठा रहे हैं कि क्या ईरान में एक राष्ट्रपति का विमान भी सुरक्षित उड़ाया नहीं जा सकता? क्योंकि किसी हवाई दुर्घटना में इस तरह से देश के सुप्रीम लीडर की अगर मृत्यु हो जाए तो ये समझा जाए कि वहाँ के आम लोगों का जीवन कितना सुरक्षित होगा। जबकि सूत्रों के हवाले से ये भी समाचार मिल रहा है कि ईरान में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इससे किसी बड़े षड्यंत्र की आशंका भी दिखाई दे रही है, जिसमें बड़े हाथ हो सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ईरानी राष्ट्रपति की इस हत्या में शीर्ष प्रबंधन सम्मिलित है। ये भी कहा जा रहा है कि शीघ्र ईरान एक परमाणु बम का भी परीक्षण करने जा रहा था और इसी कारण से उसके इस कदम को रोकने के लिए ही ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है। क्रेग ने ऐसे ही आतंकी हमले की भविष्यवाणी इजराइल के लिए भी की है, किंतु अभी ईरान वाली घटना तो सच हुई है, लेकिन इजराइल वाली घटना घटनी शेष है। क्रेग का कहना है कि ईरानी राष्ट्रपति की इस हत्या के पीछे ईरानी महिलाओं का भी हाथ हो सकता है और जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा था कि ईरान में किसी बड़ी महिला नेता के उदय होने का एक तरह से संकेत मिल रहा है। उनका ये भी कहना है कि भविष्य में ईरान में एक बड़ी क्रांति होने वाली है और इसी क्रांति में कोई ईरानी महिला सामने आएगी जो देखते ही देखते ईरान में छा जाएगी। ईरान में होने वाली ये क्रांति वहाँ की परंपरागत सोच के विरुद्ध होगी। इसी तरह से क्रेग ने रूस में भी किसी महिला नेता के उदय की भविष्यवाणी की है। क्रेग का कहना है कि वे अभी ईरान में एक लाल और एक पीले झंडे का उदय होते हुए देख रहे हैं। वे कह रहे हैं कि उनके अचेतन मन से एक संदेश प्रवाहित हो रहा है, जिसमें वे ईरान में किसी लाल पीले रंग के झंडे को लहराते हुए देख रहे हैं। संभवतः ये झंडा ही ईरान में होने वाली नई क्रांति का संकेत है। उनका कहना है कि ईरानी राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद से वहाँ के एक वर्ग में खुशियाँ मनाई जा रही हैं, क्योंकि ये वही राष्ट्रपति हैं जिन्होंने एक साथ कई सारे लोगों को मारने का आदेश दिया था। और ईरान में जिस तरह से महिलाओं के स्कार्फ पहनने की बात थोपी गई, निश्चित रूप से वहाँ की महिलाओं ने इसे लेकर एक आंदोलन भी किया था और अब ईरानी राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद इन महिलाओं में प्रसन्नता की लहर भी देखी जा रही है। इस दुर्घटना में ईरान के विदेश मंत्री की भी मृत्यु हो गई है और कहा जा रहा है कि ईरानी विदेश मंत्री का प्रभाव भी ईरानी राष्ट्रपति के द्वारा लिए गए निर्णयों पर था। ईरान द्वारा रूस को भी हथियारों की आपूर्ति की जा रही थी। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी वो नेता थे जिन्होंने 1980 के दशक में हजारों राजनीतिक कैदियों को मारने का आदेश दिया था। इसीलिए रईसी की मृत्यु पर संसार के बड़े नेताओं ने मात्र औपचारिक शोक संदेश ही व्यक्त किया है और अपने शोक संदेश में किसी ने भी इस व्यक्ति की मृत्यु पर कोई बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। क्रेग का कहना है कि रईसी जैसे नेताओं की मृत्यु पर सिर झुकाने जैसी परंपरा नहीं निभाई जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना इस परंपरा का अपमान करने जैसा होगा। यहाँ तक कि ईरान में भी रईसी की मृत्यु पर कोई शोक व्यक्त नहीं कर रहा है। क्रेग का कहना है कि इस घटना के बाद से ईरान में पर्दे के पीछे कोई न कोई बड़ा षड्यंत्र अवश्य रचा जा रहा है, जिससे पर्दा आने वाले समय में हट सकता है। क्रेग का कहना है कि वास्तव में ईरान का इतिहास बहुत ही अलग प्रकार का रहा है। इसका आरंभ तो फारस से हुआ, लेकिन काफ़ी समय तक ये ईरान नहीं बन पाया। ईरान के इतिहास को देखने से ये पता चलता है कि ये सदा से ही कोई इस्लामी देश नहीं रहा है। यहाँ के लोग काफ़ी लचीले हैं और पहले यहाँ एक ऐसे धर्म का पालन किया जाता था जो कि बहुत ही सहिष्णु धर्म था और इस धर्म के लोग संसार के सभी धर्मों में समानता देखते थे। ये वही धर्म था जिसने यहूदियों को यरूशलेम में मंदिर बनाने की अनुमति प्रदान की थी। एक समय ईरान पर तुर्कियों ने भी कब्जा किया था। इससे आप समझ सकते हैं कि ईरान के लोग बहुत ही सरल प्रकृति और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखते हैं।
यहाँ तक कि एक समय में ईरान की 3/4 आबादी तक को समाप्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन ईरान के लोग फिर भी जीवन से हार नहीं माने और लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ईरान ने यूनानियों से भी युद्ध किया था। एक समय ईरान में हुई क्रांति के दौरान अमेरिकियों को भी निकाल करके बाहर किया गया था। अब क्रेग की यह भविष्यवाणी है कि ईरान में आने वाले समय में एक बड़ी क्रांति होने जा रही है, जो कि वहाँ के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और वैश्विक स्तर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने जा रहा है। ईरान के लोग बहुत बुद्धिमान हैं और वो लोग शिक्षा को अधिक महत्व देते हैं। इतिहास ये बताता है कि पहले ईरान के लोग गणित और विज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे थे, लेकिन जब ईरान का इस्लामीकरण हुआ तो ये देश गर्त में चला गया। अब क्रेग का ये स्पष्ट रूप से कहना है कि जो घटना रईसी के साथ हुई है उसमें किसी महिला नेता का बड़ा हाथ है, और ये महिला आंदोलन की ही परिणति है कि उन्होंने उस आदमी को ही रास्ते से हटा दिया जो महिलाओं के आंदोलन का सबसे बड़ा कारण था। वो कहते हैं कि किसी भी बड़े नेता की सुरक्षा हर प्रकार से चाक चौबंद होती है, अतः यदि रईसी के साथ ये घटना हुई है तो इसे एक षड्यंत्र ही माना जाएगा। वो ये भी प्रश्न उठा रहे हैं कि रईसी के हेलीकॉप्टर को गिराने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। क्रेग का ये कहना है कि इब्राहिम रईसी की मौत के बाद अब उसका अगला उत्तराधिकारी कौन हो सकता है? क्या रईसी का लड़का ही उनकी विरासत को आगे बढ़ाने जा रहा है? वो इस घटना के पीछे इजरायली मास्टरमाइंड होने से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये मौत नहीं बल्कि हत्या का दिया गया आदेश है, बस इसे वैसे ही समझने की आवश्यकता है जैसे ये घटना घटी है। उनका कहना है कि अब इजराइल के द्वारा ईरान के परमाणु ठिकाने पर अगला हमला किया जाने वाला है। उनका ये भी कहना है कि जैसी घटना ईरान में हुई है वैसी ही एक घटना वो इजराइल में भी होते देख रहे हैं। क्रेग का कहना है कि यह हेलीकॉप्टर अमेरिका में बना हुआ था, लेकिन अमेरिका द्वारा इसके स्पेयर पार्ट्स पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण इसकी देखभाल एवं रखरखाव ठीक से नहीं किया जा सका था, इसलिए भी ऐसी घटना के लिए इसे मोहरा बनाया जा सकता था। क्रेग का यह भी कहना है कि यदि ईरान अपने देश का एक हेलीकॉप्टर तक संभाल नहीं सकता तो फिर वहाँ के परमाणु बम को कैसे संभालेगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्या ईरान पर परमाणु हथियारों को लेकर विश्वास किया जा सकता है? यद्यपि ईरानी सरकारी प्रवक्ता के द्वारा अभी इसे एक हवाई दुर्घटना ही बताया जा रहा है, लेकिन क्रेग का कहना है कि ये सीधा हत्या का प्रयास था जिसमें हत्या करने वाले को सफलता भी प्राप्त हुई। क्रेग का कहना है कि जिस प्रकार से ईरानी महिलाओं पर हिजाब पहनने को थोपा जा रहा था, वहीं से इस तरह की क्रांति होने की संभावना बनने लगी थी। इसीलिए उन्हें लगता है कि रईसी के बाद ईरान में एक बड़ी महिला नेता का उदय होने वाला है जिसे रोका नहीं जा सकता। क्रेग का कहना है कि यदि इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला किया जाता है तो उस ठिकाने को भी उड़ाया नहीं जाएगा, बल्कि उस परमाणु शक्ति को संभाल कर रखा जाएगा। उनका यह भी कहना है कि ईरान के लोग भविष्य में परमाणु हथियारों के निरस्त्रीकरण जैसे प्रस्ताव पर भी सहमत हो सकते हैं। क्रेग का कहना है कि जब ईरानी प्रशासन को इस बात की जानकारी थी कि रास्ते में कोहरा मिलेगा तो फिर वहां उड़ान भरने की अनुमति किसने दी थी। उनके अनुसार अभी भविष्य में ईरान में ऐसी और भी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। उनके अनुसार ईरान के अगले नेता का अंत इससे भी कहीं और भयानक हो सकता है। क्रेग कहते हैं कि उन्हें अपने अंतर्ज्ञान से तीसरे विश्व युद्ध में स्थान स्थान पर परमाणु बम फटते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें आगामी वर्षों में मानवता के जीवित होने पर भी एक बड़ा संकट दिखाई दे रहा है। तो दर्शकों, आज के कालचक्र में क्रेग हेमिल्टन की भविष्यवाणियों में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या ईरान में ये किसी महान क्रांति का परिणाम है कि रईसी को रास्ते से हटाया गया, या फिर आप इसे रईसी के कर्मों के फल की सजा के तौर पर देखते हैं? रईसी की मृत्यु के बाद भारत और ईरान के संबंधों को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखना मत भूलिएगा। अगले कालचक्र में हम एक नए विषय पर ज्योतिषी गणना के साथ उपस्थित हो रहे हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, और यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।